गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम अपना ऑडियो म्यूट रखिएगा आप लोग। देखिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस किए थे, कल 6 सेमेस्टर में डिस्कस हो चुका है। जो बच्चे ऑनलाइन होंगे उनको उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली देखिए ऐसे समझ सकते हैं जैसे एमिट से एमिशन बनता है, वैसे ट्रांसमिट से ट्रांसमिशन बना हुआ है। तो ट्रांसमिशन का पर्पज ये होता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे अगर एनर्जी को कोई मतलब नहीं होता ट्रांसमिशन का, तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी भी वेवफॉर्म को या फिर किसी भी ऐसे एनर्जी को या पावर को। देखिए एक बेसिक सर्किट दिखाता हूँ आपको पहले मैं इसके लिए। तो आप इसको देखिए, इसके थ्रू जाइए, आपको देखिए समझ में आएगा इससे। देखिए ये बेसिक सर्किट है इसका, ट्रांसमिशन लाइन का। कि ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली देखिए एक फिजिकल फिनोमिना है और कुछ नहीं है। एक फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल मीनिंग कनेक्शन होना ही चाहिए, बिना कनेक्शन के पॉसिबल नहीं है। देखिए देखिए यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ पे कनेक्शन बनाया अपन ने, फिजिकल डायग्राम। दूसरा फिजिकल डायग्राम देखिए यहाँ पे बना रखा है। तो फिजिकल का मतलब ये है कि दो बॉडीज के बीच में हमेशा कनेक्शन होना चाहिए, तब उसको फिजिकल कनेक्शन हम बोलेंगे। अगर नहीं है तो फिर वर्चुअल कनेक्शन में आ जाएगा, इमेजिनरी कनेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए कभी भी ट्रांसमिशन लाइन या तो ट्रांसमिट करने का, या तो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं उससे किसी चीज को, या हम फिर उससे रिसीव कर सकते हैं। बस इतना ही पर्पज होता है ट्रांसमिशन लाइन का। तो अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखिए डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिकल वाले ट्रांसमिट हमेशा वोल्टेज या करंट करते हैं। जैसे कोई भी पावर ट्रांसमिट करनी है आपको एक एंड से दूसरे एंड तक, पूर्णिया से कहीं और किसी और जगह बेंगलुरु या फिर कहीं भी ट्रांसमिट करनी है आपको, कोई पावर ट्रांसमिट करनी है, तो आप एक एंड से हमेशा दूसरे एंड तक पावर ट्रांसफर कीजिएगा हमेशा। तो ट्रांसमिशन का पर्पज ये होता है कि एनर्जी को ट्रांसफर करना, पावर को ट्रांसफर करना, वोल्टेज को ट्रांसफर करना, करंट को ट्रांसफर करना, ईएमएफ को ट्रांसफर करना, या फिर आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रांसफर करना। तो बेसिकली यही एक तरह से ही होता है कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी चीज। तो यही इसी फॉर्म में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए हम ईएम वेव या तो रिसीव करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। हम रिसीव करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट रिसीव करेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके थ्रू जो आपकी मतलब फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं, उससे जो सिग्नल होते हैं उसको हम हमेशा रिसीव करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका फोन है, या फिर मान लीजिए टीवी है, एंटीना है, ये सब चीजें इसके एग्जांपल्स हैं जो बिल्कुल उसी फॉर्म में उसको रिसीव करते हैं। तो टीवी और इसके बीच में तो ट्रांसमिशन लाइन हो गया, बाकी इसके अलावा रिसीव करने के लिए सिग्नल्स हम रिसीव करते हैं एंटीना के फॉर्म में। तो ये हो गया बेसिकली देखिए ट्रांसमिशन लाइन। तो अब ट्रांसमिशन लाइन अगर अपन ऐसे देखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली देखिए होती क्या है। तो देखिए कोई भी सर्किट आपका एनालॉग का हो, डिजिटल का हो, कुछ भी हो, आप उसमें हमेशा तीन ही कंपोनेंट पढ़िएगा। वो है आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बोल रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा इन तीन कंपोनेंट के अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ जो चार्ज को हमेशा रिड्यूस करता है। इंडक्टर पढ़ते हैं और कैपेसिटर पढ़ते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर हमेशा एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के काम में आते हैं। वो एनर्जी थोड़े टाइम के लिए स्टोर करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं थोड़ी देर के लिए, तुरंत थोड़ी देर बाद उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो इसका यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट ने जानबूझ के देखिए ये इंडक्टर और कैपेसिटर बनाया तो गया है जरूर, ये सिंबल्स हैं एल और सी, लेकिन ये एक तरह से इफेक्ट है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट है और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो बेसिकली देखिए आरएलसी आपको पढ़ना होता है, चाहे वो एनालॉग पढ़िए, आप डिजिटल पढ़िए, कोई भी इंजीनियरिंग पढ़िए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खासकर, इनको हमेशा यही पढ़ना होता है कि जो आरएलसी कंपोनेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। चाहे आप एनालॉग में बीजेटी बाइसिंग पढ़िए, चाहे अपन ईएमएफटी में जितने भी डिस्कस कर रहे थे, गॉस लॉ, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, बहुत सारे पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया था। तो उन सब में यही देखिएगा आप कि हमेशा एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये सब आया है आइंस्टीन के रिलेशन के थ्रू। आइंस्टीन ने ही बोला था कि एक एनर्जी कैन नॉट बी चेंज बाय इट फॉर्म, बट इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारे साइंटिस्ट जितने भी लोग हैं, डोंट राइट, कुछ लिखिए मत इस पे निरंजन, तो आप इसको हमेशा ट्रांसफर कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। तो हमेशा एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो देखिए ये चीज है बेसिकली फंडा। तो देखिए अब हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन में इसका देखिए बेसिक सर्किट यही होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक सर्किट है। तो देखिए इसमें हमने इंडक्टेंस कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, और इसके अलावा देखिए कंडक्टेंस है G = 1/R,
और इसी तरह से आपका कैपेसिटेंस सी है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का स्मॉल सर्किट है। ये वाला पार्ट बिल्कुल स्मॉल सर्किट है। इसी को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, तो आपका ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरह से ट्रांसमिट करती है। वर्क कैसे करती है ये सुन लीजिए। एक लाइन का है, जैसे मान लीजिए ये पार्ट इसको चार्ज करेगा, 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 ऐसे करके चार्जिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हम बोल देंगे कि एनर्जी इस फॉर्म से यहाँ तक पहुंच चुकी है, यानी कि वोल्टेज आपका जो फोर्स है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है। यानी कि जो ओम्स लॉ है V प्रोपोर्शनल टू I, तो वोल्टेज क्या है, हमेशा फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं फ्लो ऑफ करंट के फॉर्म में। तो ले दे के बेसिक फंडा यही है कि आप हमेशा वोल्टेज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, या एनर्जी स्टोर कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, और उसको बार बार यूज कर रहे हैं आप। यही चीज है इसमें। जैसे आपने बीजेटी में पढ़ा होगा, बीजेटी में भी आप देखिए ना, बीजेटी में भी क्या पढ़ते हैं, बीजेटी में कुछ नहीं पढ़ते, नॉर्मल हम रजिस्टर कैपेसिटर यही सब पढ़ते हैं, बाइसिंग ऐड करते हैं। डिजिटल में आपने पढ़ा होगा, तो डिजिटल में भी आप क्या करते हैं, डिजिटल में 0 और 1 के बीच में बात करते हैं हमेशा। 0 होगा तो नो, 1 होगा तो यस, तो यस नो करते रहते हैं। तो उसमें हम सिग्नल बेसिकली रिसीव कर रहे हैं हर फॉर्म में, चाहे फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हो, चाहे कॉम्बिनेशनल हो। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में वही सब आपके मक्स, डीमक्स, जो भी चीजें आती है, तो उसमें आप ऐड करते हैं, बाइनरी एडिशन पढ़ते हैं। फिर आप सीक्वेंशियल में फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप वगैरह क्या करते हैं, ये कुछ नहीं है, सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें परफॉर्म हो रहे हो। अभी आया, थोड़ी देर बाद सिग्नल नहीं आया, थोड़ी देर बाद आया, थोड़ी देर बाद नहीं आया। तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, देखिए ट्रांसमिशन लाइन। इन जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमेशा लो वोल्टेज एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमेशा हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है। लो वोल्टेज एप्लीकेशन में हमेशा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपके वो सारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में अपन ने पिछले सेमेस्टर में डिस्कस किया था, वो सारे आपके पार्ट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें हम क्वालिटी के हिसाब से कि कौन सी क्वालिटी का मटेरियल कौन सा है, जैसे मान लीजिए आपका फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, या फिर कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, डाई मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है। इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिकल में भी कौन कौन सा डाई इलेक्ट्रिक है, पैरा इलेक्ट्रिक है, उसकी क्वालिटी को हम बेसिकली यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, उन सब डिवाइसेस को बनाने में, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस हो। लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस में यूज करते हैं, क्योंकि वो लो लेवल एप्लीकेशन है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में उसको यूज करते हैं। तो देखिए ये बेसिकली है ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन हमेशा आप याद कीजिएगा कि एक छोटा सा सर्किट होता है, जिसमें इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस को G इक्वल टू 1/R लिखते हैं, जो कि आपका एक शंट रेजिस्टेंस है। ये शंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि पैरेलल में करंट जा रही है। तो एक सिंबल्स हैं, बस आपको ऐसे याद रखना है कि ये सिंबल्स हैं। इन्हीं सिंबल्स को हम एनर्जी ट्रांसमिट के थ्रू केवीएल, केसीएल, जो आप सर्किट में एनालिसिस पढ़ते हैं कि केवीएल कैसे लगेगा, केसीएल कैसे लगेगा, या फिर मान लीजिए कि आप ये सोचते होंगे थ्योरम्स कैसे यूज होती है। तो इन सब चीजों का ही एप्लीकेशन देखिए यहाँ है ना, दिख रहा है ना, आप यहाँ पे एसी से एसी आप ट्रांसफर कीजिए, चाहे डीसी ट्रांसफर कीजिए, कुछ भी आप ट्रांसफर करेंगे तो एनर्जी यहाँ आएगी, यहाँ स्टोर होगी, यहाँ पे ओमिक लॉस में आएगी। हमें हमें पता है कि आई स्क्वायर आर के फॉर्म में, कैपेसिटर में, सॉरी रजिस्टर में एनर्जी हमेशा ओमिक लॉस में जाती है। इंडक्टर में आपकी हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में स्टोर होती है, हाफ सीवी स्क्वायर के फॉर्म में जाती है। वो डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन देखिएगा, उसके बेसिक मीनिंग आपको बता दूंगा मैं कि एग्जैक्टली है क्या वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना कंपोनेंट, इतना ही पार्ट, आप चाहे बीजेटी का एग्जांपल ले लीजिए, एससीआर का एग्जांपल ले लीजिए, मॉसफेट का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी डिवाइस आप एग्जांपल ले लीजिए, उसमें देखिएगा आप इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इन तीन इफेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा होता है तो इम्पीडेंस बोल देते हैं। तो इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं कि हाँ ठीक है, एक्सएल और एक्सी की किसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ये चीज देखते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी रिएक्टेंस देखते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो सकता है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ये बेसिकली ये सब एक पैरामीटर हैं जो ये बता रहे हैं कि एक फॉर्म है, लेकिन बेसिक फिर वही आर एल सी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप दूसरे फॉर्म में समझें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हालांकि इससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, किसी भी आपको इकाई को या फिर किसी भी सर्किट या फिर किसी भी मॉलिक्यूल को हमेशा आपके चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग साइंस हो, आप हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के टर्म बात करते हैं। तो आप जब डिवाइसेस की बात करेंगे तो हमेशा उसको आरएलसी के फॉर्म में देखेंगे, हमेशा देखेंगे इसका रजिस्टिव इफेक्ट कितना है, इंडक्टिव इफेक्ट कितना है, कैपेसिटिव इफेक्ट कितना है। तो हमेशा देखना बेसिकली यही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए पूछते हैं ट्रांसमिशन लाइन कि किस तरह का सर्किट है, किस तरह का पैरामीटर है। देखिए कुछ नाम लिखे हुए मैंने यहाँ पे, देखिए आप लिखा है मैंने यहाँ पे, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, एक्टिव, पैसिव, लंप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने अभी तक देखिए बेसिक में तो पूरा ही पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो देखिए लीनियर पैरामीटर वो होते हैं जिसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक, जो आपका ग्राफ बनता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ बनता है, वी वोल्टेज वर्सेस करंट का, वो लीनियर डायरेक्शन में बने, उनको बोलेंगे लीनियर डिवाइसेस। ठीक है, जैसे रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए भी देखिए ना, हमेशा यही यही वाला ग्राफ बनता है। दूसरा एक ग्राफ आपने और देखा होगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए कि ऐसा कुछ बनता है।
और ये ऐसा कुछ बनता है, मान लीजिए तो इंडक्टर या कैपेसिटर के लिए बनता है, तो ये नॉन लीनियर जो है, लेकिन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये। अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का देखेंगे तो लीनियर बनता है, कैपेसिटेंस का देखेंगे तो ऐसा बनेगा, इंडक्टर का देखेंगे तो ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये लीनियर डिवाइसेस हैं, रैखिक डिवाइसेस हैं, जो केवल एक रेखा में काम करती हैं। मैथमेटिक्स में अगर जाएंगे तो मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स में इसको, मैथमेटिक्स के टर्म में क्या बोलेंगे इसको, मैथमेटिक्स टर्म में इसको ये बोलेंगे कि ये केवल स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा अगर पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, सर्किल आता है, तो उसको हमेशा ये बोलेंगे कि वो नॉन लीनियर है। इस तरह का कर्व कहीं भी आएगा तो नॉन लीनियर है, वो नॉन लीनियर कहलाएंगे। तो इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन क्या हो गई आपकी, कि केवल और केवल लीनियर डिवाइसेस को यूज करती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, यूनिलैटरल और बायलैटरल। तो यूनिलैटरल बायलैटरल का मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन लाइन, देखिए यूनिलैटरल का मतलब कि केवल एक डायरेक्शन में जो काम करे, बायलैटरल का मतलब कि दोनों साइड जो काम करे। तो अब देखिए बायलैटरल कौन कौन से हैं, देखिए रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, आप इसको कहीं से भी कनेक्ट कर दिए, ड्रॉप या तो ऐसे दिखाइएगा प्लस माइनस, या अगर इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो प्लस माइनस ऐसे दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए दूसरा आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर में आप देखेंगे तो कैपेसिटर कैपेसिटर का ही फंडा समझ लीजिए, यहाँ पे मैं बोल रहा था एक्सप्लेन करने के लिए। तो कैपेसिटर देखिए, हमेशा जब भी आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे कैपेसिटर में, तो हमेशा क्या होगा कि आपका ये तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, आपको पूरी पूरी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके बीच में एक आपका डाइपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, जो जिस फॉर्म में भी है, मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूँ क्या लेते हैं, तो इसके बीच में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जो कि आपकी मान लीजिए डाइपोल की तरह एक एनर्जी स्टोर हो गई। मान लीजिए पूरी फोर्स एक लग रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, कोई फोर्स लग रहा है आपने अगर, तो ये एक तरह से यहाँ पे फील्ड डेवलप हो गई। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी स्टैटिक फॉर्म में है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब आप क्या करेंगे कि आपने चेंज कर दिया, मान लीजिए आपने पहले जो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया था वो इस फॉर्म में दिया था। देखिए यहाँ भी ओम्स ला काम आ रहा है, V प्रोपोर्शनल टू I है, जिस आप वोल्टेज देंगे तो ही करंट फ्लो होगी, तो आपने इस डायरेक्शन में दिया। ठीक है, दोबारा आपने वोल्टेज अगर आपने यहाँ से प्रोवाइड कराया तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो जो एनर्जी पहले इस फॉर्म में थी, अब दोबारा आपने एनर्जी इधर से अगर प्रोवाइड की है, यानी कि एनर्जी यानी कि वोल्टेज आपने यहाँ से दिया है, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है, तो ये तुरंत के तुरंत एट ए टाइम, सडन टाइम, दे कैन नॉट चेंज देयर मोमेंटम, द डाइपोल्स कैन नॉट चेंज देयर मोमेंटम एट दैट टाइम। So that's why we say capacitor is always deny to act as a sudden change of voltage. Capacitor always deny to sudden change of voltage. तो ये चीज है। तो कैपेसिटर का मतलब ये हो गया कि अगर आप सडन कहीं कोई भी एनर्जी आप चेंज करते हैं, तो पहले तो मान लीजिए उसमें डाइपोल्स जो बने थे इस डायरेक्शन में थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी में अपने डिस्कस किया था, तो आप डाइपोल की डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैंने बताया था कुछ क्लास में। तो जो आपके दोबारा आपने कोई अगर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करके दी, तो तुरंत चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज का सडन चेंज कैपेसिटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। दूसरा डेरिवेशन जो आएगा तो हाफ सी वी स्क्वायर आएगा उसका, कि हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करेगा, तो सी वी स्क्वायर आएगा। ठीक है, वी वोल्टेज वहां पे कंपोनेंट है, मतलब साफ बात समझ में आ रहा है कि वोल्टेज के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करेगा। ऐसे इंडक्टर के केस में देखिए, इंडक्टर हमेशा कुछ नहीं होता है, इंडक्टर एक नॉर्मल वायर होता है। इसी वायर में आपका रेजिस्टेंस होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे आपका ए क्या है, एरिया है, एल क्या है, लेंथ है, और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है। जितनी लेंथ होगी जितना एरिया होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और जो अपन वो लिए बताता है कि इस वायर की प्रॉपर्टी क्या है। इसी वायर को आप रोल कर दीजिए कई फॉर्म में, तो ये आपका बन जाएगा इंडक्टर। तो बनाया तो आपने है, आपने इसको एल नाम से दिया कि ठीक है, इसका इसका इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू, इसको सिंबल इसका एल है, या फिर इसको बोलेंगे इंडक्टेंस। लेकिन इसका इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए आपने कोई करंट यहाँ प्रोवाइड की, तो ये करंट पहले यहाँ जाएगी, फिर दूसरी इस फॉर्म में जाएगी, फिर वापस इधर से आएगी, फिर ऐसे आएगी। तो करते करते आप देखिएगा, तो अब जो आपने अब अपने इसको फिंगर इस पूरे जो ये पूरा सर्किट है, इसको अपने पूरे हाथ में ग्रिप कीजिएगा राइट हैंड के हिसाब से, तो जो थंब के डायरेक्शन वो इधर की तरफ शो करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइटवर्ड डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी। कैसे काम करेगी, तो दो वायर के बीच में जब भी करंट फ्लो होती है, आप एक बार थ्योरी के थ्रू जाइएगा, नोट्स के थ्रू पता चलेगा आपको, दो वायर के बीच में जब भी करंट फ्लो होती है, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू फ्लक्स लाइंस। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब आपने तुरंत क्या किया कि आपने करंट की वैल्यू चेंज कर दी। आपने इंडक्टर था कोई, उसमें जो करंट पहले ऐसे ऐसे फ्लो हो रही थी, आपने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये कि सडन चेंज ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट रिएक्ट ऑन द सडन चेंज ऑफ करंट। तो इंडक्टर कैन नॉट
रिएक्ट ऑन दी सडन चेंज ऑफ करंट, तो इसलिए बोलते हैं एनर्जी भी, जो इसकी एनर्जी आएगी वो हाफ एल आई के फॉर्म में, हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। एक बार आप डेरिवेशन के थ्रू जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा उसमें। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, देखिए आप बीजेटी पढ़ लीजिए, चाहे आप मॉसफेट पढ़ लीजिए, हर जगह वो इंडक्टिव, कैपेसिटिव और आपका जो रेजिस्टिव है, इन्हीं का फंडा हर जगह ये होगा। मॉसफेट की आप वर्किंग पढ़ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए, ड्रेन वोल्टेज पढ़ लीजिए, पिंच ऑफ वोल्टेज पढ़ लीजिए, चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए। बीजेटी की बाइसिंग में आप कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस कुछ भी पढ़ लीजिए, वहां भी कैपेसिटर ऐड करते हैं, रजिस्टर ऐड करते हैं। तो आपको समझना बेसिकली ये है कि जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, बिना वोल्टेज के करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, और बिना करंट के कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वो करंट ही है जो आपका हर जगह जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, चाहे वो कैपेसिटेंस के फॉर्म में प्रोड्यूस करे, चाहे इंडक्टर के फॉर्म में प्रोड्यूस करे, और चाहे वो रजिस्टर के फॉर्म में प्रोड्यूस करे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अभी जैसे बहुत सारा नॉर्मल केसेस में कोरोना को वायरस चल रहा है। कोरोना का वायरस मतलब क्या है? देखिए ना, अभी तक हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही अपन डिस्कस किया है अपन ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है किसी न्यूक्लियस में, उस न्यूक्लियस के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके आसपास सर्कल में चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर, एक उनका वो है कि हाँ, इस पहली साइकिल में रहेगा, दूसरी साइकिल में रहेगा, तीसरी साइकिल में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन की जो अभी एग्जैक्ट मोमेंटम है या एग्जैक्ट जो कंडीशन है, वो अपन वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच डायरेक्शन दे आर फ्लोइंग। तो अभी नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने कोरोना वायरस बनाया है, मान लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि हो सकता है कि किसी के इलेक्ट्रॉन के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की, जिसको हम डीएनए के फॉर्म में बोल रहे हैं या आरएनए के फॉर्म में बोल रहे हैं। तो डीएनए आरएनए और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये किसी एक का इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में इंजेक्ट किया है, तो इसकी वजह से वो म्यूटेशन प्रोसेस हो गया। खैर, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। लेकिन आप सोचेंगे तो बेसिकली जो बात ये है ना, वो हर जगह यही है कि एनर्जी तभी फ्लो हो रही है जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ओम फ्लो, हर जगह ओम फ्लो ही लग रहा है, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए। डायोड यूनिलेटरल होगा या बायलेटरल सर? आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ मैं, सब आ रहा हूँ। तो देखिए अब ऐसे क्या होगा कि देखिए, तो ये चीज हो गई। तो अब देखिए, अब यूनिलेटरल बायलेटरल पे आते हैं। तो देखिए, यूनिलेटरल डिवाइसेस वो होते हैं जो केवल और केवल एक डायरेक्शन में काम करें। बायलेटरल डिवाइसेस वो होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में काम करें। तो जैसे मान लीजिए कि आपका रजिस्टर हो गया, तो रजिस्टर मान लीजिए इसकी पोलैरिटी, कोई भी ऐसा डिवाइस जिसकी पोलैरिटी चेंज ना हो, चाहे आप उसके सर्किट को, चाहे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। मान लीजिए कि अगर ये आपका रजिस्टर था, तो अगर इसको लेफ्ट और राइट मानते हैं, आप इसको उठा के चेंज कर देंगे, राइट और लेफ्ट यूज कर देंगे, तो इसकी पोलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसको बायलेटरल बोलेंगे। सेम यही फॉर्म कैपेसिटर में होगा और सेम यही चीज इंडक्टर में होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आरएलसी आर द बायलेटरल डिवाइसेस, और आरएलसी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पूरी तरह से बायलेटरल डिवाइसेस हैं। दूसरा जाइए, आपने पूछा, देखिए अब यूनिलेटरल का एग्जांपल देते हैं। यूनिलेटरल का मतलब है जो केवल एक डायरेक्शन में काम करे। तो इसका मतलब देखिए, डायोड, डायोड आपने देखा होगा कि डायोड हम बनाते हैं, तो जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। पी और एन जंक्शन है आपका, इसके बीच में आपका जो भी डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, तो पी और एन मतलब, पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब नेगेटिव, जो नेगेटिव सबस्ट्रेट यूज करते हैं अपन, पी और एन की जो डोपिंग करते हैं उसके उसके हिसाब से होता है। तो ये जो करंट आपकी फ्लो होगी वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होगी। दूसरे अगर रिवर्स डायरेक्शन में अगर फ्लो होगी, तो ये इट बिहेव लाइक अ कट ऑफ, तो ये सर्किट तुरंत तुरंत रोक देगा और एक कट ऑफ ऑफ हो जाएगा। यानी कि अगर केवल सिंगल सर्किट डायोड के लिए अगर हम डायोड की अगर सर्किट बनाए, तो देखिए आप, डायोड के लिए अगर हम बनाएंगे तो हमेशा ये केवल एक डायरेक्शन में काम करेगा, दूसरे डायरेक्शन में ऑफ हो जाएगा नेगेटिव साइकिल के लिए, क्योंकि इसका नेगेटिव साइकिल पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायोड क्या है, यूनिलैटरल है। इसकी आवाज आ रही है? माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, तो देखिए, डायोड डायोड एक तरह से यूनिलैटरल हो गया। इसी तरह से बीजेटी और मॉसफेट भी, बीजेटी और मॉसफेट का भी आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए बीजेटी का सर्किट सिंबल ये होता है नॉर्मल सा। तो बीजेटी, इसका मतलब बीजेटी भी, देखिए बीजेटी पूरी तरह से यूनिलैटरल हो गया। देख के लग रहा है जो अपन सिंबल बनाते हैं, सॉरी इसके लिए क्या नाम है, ये एनपीएन का है, और ये एरो नहीं रहेगा, ये ऐसे रहता है, ये वाला एरो रहता है हमेशा, ये वाला एरो रहता है। देखिए, तो एनपीएन का ये हो गया, और पीएनपी का उल्टी डायरेक्शन बना देंगे, तो ये होता है। तो इसका मतलब ये एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, दूसरी डायरेक्शन में इट बिहेव लाइक अ कट ऑफ। it will cut off, or means it will just means like use ऐसे ऑफ सर्किट, यहाँ थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएगा, बाद में वो देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि रजिस्टर की तरह काम कर रहा है, कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन डिवाइसेस यही रहेंगे, वो सारे डिवाइसेस उसी फॉर्म में कन्वर्ट किए गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे आपके यूनिलैटरल काम करते हैं। ऑल दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वर्क एज ए यूनिलैटरल सर्किट, एंड बायलैटरल के लिए आरएलसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वर्क एज ए मींस बायलैटरल डिवाइसेस। ठीक है। तो अब आप फिर दोबारा बात करें, तो ट्रांसमिशन लाइन लीनियर पैरामीटर को यूज करता है, बाइलेटरल पैरामीटर को यूज करता है। फिर वापस आते हैं, देखिए एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव का मतलब ये है कि जो डिवाइसेस, या तो देखिए एनर्जी डिलीवर, आप ऐसे समझिए कि जो डिवाइसेस एनर्जी डिलीवर करें
उसको बोलेंगे एक्टिव डिवाइसेस। और जो डिवाइसेस एनर्जी डिलीवर ना करें या थोड़ी देर के लिए करें, बाद में ना करें, हमेशा के लिए ना करें, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए ना करें, उसको बोलेंगे हम कि वो पैसिव डिवाइसेस हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखिए एग्जाम्पल इसका ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका आरएलसी है, आरएलसी पे आते हैं फिर से, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस फॉर द शॉर्ट टाइमिंग इट कैन स्टोर द एनर्जी बट इट कैन नॉट डिलीवर द एनर्जी फॉर द इनफाइनाइट टाइम। हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए इट कैन नॉट डिलीवर द एनर्जी। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमेशा के लिए कभी भी आपका मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए एनर्जी स्टोर ना तो स्टोर कर सकते हैं ना तो डिलीवर कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलेंगे पैसिव। लेकिन एक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो आप हमेशा ही मतलब डिलीवर करते जाए एनर्जी। जैसे एग्जांपल दूं मैं तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, आपने सुना होगा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, PEIZEO, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है कि वो हमेशा क्या करता है कि जब भी आप उस पे प्रेशर करेंगे तो प्रेशर हमेशा उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मतलब यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे जो पिक्चर आई थी, देखिए जितेंद्र का जो शूज आया था ना, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, आज भी एग्जाम देता हूँ, तो उसमें यही है। अभी बच्चे जो डिप्लोमा लेवल पे या जो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स बनाते रहते हैं, देखिएगा तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगे होते हैं। मतलब प्रेशर आप जैसे आपके जूते में मैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा दूं, तो आप जब प्रेस कीजिएगा और उसको मैं क्या कर दूं, एलईडी से कनेक्ट कर दूं, तो जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पर, तो तुरंत फटाक से वो तुरंत एनर्जी कन्वर्ट करेगा और डायोड मतलब वो तुरंत आपको बल्ब जल जाएगा, वैसा है। तो आपके शूज में जो बल्ब जो आपका एलईडी रहेगा वो लाइट एमिटिंग की तरह काम करने लगेगा। तो ऐसे डिवाइसेस, तो जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यू कैन से एक्टिव डिवाइसेस, और जो पैसिव हैं आपके वो आरएलसी हैं। आरएलसी आर द पैसिव डिवाइसेस, ठीक है। फिर दूसरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, पैसिव यूज करती है, पैसिव सर्किट एलिमेंट। ना तो एनर्जी हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे और ना हमेशा के लिए स्टोर करेंगे। थोड़ी देर के लिए स्टोर करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप रिफ्लेक्ट करेंगे। इसी 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 प्रिंसिपल पे ही आपका ट्रांसमिशन लाइन काम करता है। थोड़ी देर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ये, कुछ यहाँ पे लॉसेस हो जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पे भी ये अब्सॉर्ब करेगा, फिर इसी तरह से ये ट्रांसमिट करता हुआ ये इसको चार्ज करेगा। देखिए ना, करंट आप यहाँ से फ्लो करेंगे तो ये करंट आधी यहाँ, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, थोड़ी देर के लिए चार्ज होगा, फिर थोड़ी देर के लिए चार्ज होगा। तो इसका इसका इफेक्ट भी इस पे आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यही है कि देखिए ना, इसका इस कैपेसिटर इस कैपेसिटी का इफेक्ट कहीं ना कहीं इसके लिए आएगा। आपने बीजीटी में कुछ कुछ आपको बताया गया होगा कि पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी आपने पढ़ा होगा। तो पीआईवी का मतलब यही है कि पीक इनवर्स वोल्टेज, जितना वोल्टेज अप्लाई किया उसका एक इनवर्स वोल्टेज सामने वाले जो सर्किट है उस पर भी अप्लाई होगा। तो ये चीज है, देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके जो ट्रांसमिशन लाइन है वो तो लीनियर भी है, बाइलेटरल भी हैं और पैसिव भी हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है कि लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर भी यूज करता है ट्रांसमिशन लाइन। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, देखिए समझ लीजिए। लम्प्ड पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जहां पे आप रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस की, कैपेसिटेंस की, इम्पीडेंस की या रिएक्टेंस की, सबकी वैल्यू आप अलग अलग डिफरेंस कर लें, उसको बोलेंगे लम्प पैरामीटर। ऐसे पैरामीटर जहां पे आप रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की हर किसी की पैरामीटर्स की वैल्यू आप अलग अलग कर लें, उसको बोलेंगे लम्प पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का ये मतलब होता है कि ऐसी डिवाइसेस या सर्किट जहां पे आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट how much resistance is there, how much inductance is there, how much capacitance is there, how much impedance is there, how much reactance is there। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन, देखिए ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली क्या होती है, आपने देखा होगा, घर के बाहर आप छत पे निकलते हैं तो एक लाइन जाती रहती है, नीचे आप खड़े होकर देखते रहते हैं। मान लो सौरभ यहाँ नीचे खड़ा होकर देख रहा है, या कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे तो छत पे खड़े हैं ये, अब ये लोग ट्रांसमिशन लाइन ऊपर देख रहे हैं, जो कि आपका फ्लो ऑफ चार्ज कर रहा है, जो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके बीच में वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो आपकी एक प्लेट की तरह काम करती है, ग्राउंड मतलब न्यूट्रल हो गया, और दूसरा जो न्यूट्रल है इसको एक प्लेट की तरह मानिए आप, ये एक प्लेट हो गया, इस तरह से दूसरा वायर हो गया, ये भी एक प्लेट की तरह फॉर्म हो गया। तो इसके बीच में जो आपका आ रहा है ये एक कैपेसिटेंस की तरह काम करेगा, यानी कि दो दो प्लेट हो गई और इसके बीच में कैपेसिटेंस हो गया। तो इसका मतलब कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन आपके ऊपर ऊपर जो निकलती है, इसीलिए हमेशा ये ध्यान देते हैं कि उसकी अर्थ से कितनी डिस्टेंस रहेगी, फिर कैपेसिटेंस का इफेक्ट कितना रहेगा, और उसको कम भी करना होगा, कम और ज्यादा भी करना रहेगा, वो देखिए अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग पार्ट है। शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि इसके लिए हम जानबूझ के कैपेसिटर अगर इफेक्ट आता है तो बीच में कुछ अलग से कैपेसिटेंस न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा बाईपास कैपेसिटर या कुछ और यूज करते हैं, ताकि उसको रिड्यूस कर दे, वहां पे हम यूज करते हैं इसको। तो बेसिकली देखिए ट्रांसमिशन लाइन में ये तो लाइन हो गई, इस कोई भी वायर होगा तो उसका R इक्वल टू रो एल बाई ए, उसका रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस फॉर्म में तो वो होगा ही होगा।
तो कोई वायर होगा, तो रेजिस्टेंस इसमें प्रॉपर्टीज में इंक्लूड हो गई कि रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। इसी वायर को अगर देखिए, वायर कभी भी एक सिंगल लाइन से तो बनाया जाता है, केवल कॉपर से नहीं बनाया जाता है, केवल किसी एक से तो बनाया नहीं जाता है, हमेशा 2 या 3 एलिमेंट को यूज करके बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपका उसमें जो आपका टर्न्स आ रहे हैं, जो भी आप वायर बना रहे हैं, उसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि देखिए जब भी करंट फ्लो होती है तो हमेशा जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो कि आपको अपनी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डी टी। डेल वी बाई डी टी आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, पता नहीं आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं ध्यान दिया ध्यान दीजिएगा। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब ये होगा। तो देखिए ऐसे समझिए, तो ये इसका मतलब ये होगा कि जो भी वायर है उसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और साथ में ये भी होगा कि इंडक्टेंस का इफेक्ट भी होगा। कैपेसिटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी मतलब अगर मतलब ह्यूमन बीइंग या फिर जो भी हम अगर रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम इसके बीच में कैपेसिटेंस हो ही जा रहा है, इंडक्टेंस यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हो ही जा रही है, सॉरी इंडक्टेंस यहाँ प्रॉपर्टी हो ही जा रही है और रेजिस्टेंस इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो यही आरएलसी सर्किट फिर ट्रांसमिशन लाइन में आ गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक सर्किट ये है, इसी को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये एनर्जी ट्रांसफर करता हुआ चला जाएगा और लास्ट में जो लोड होता है उस लोड के थ्रू हम कोई भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे। और लोड हमेशा क्या होता है, लोड भी आपका देखिए आरएलसी होता है, लोड और कुछ नहीं होता है, लोड हमेशा आरएलसी होता है। इसी आरएलसी को यूज करके तो क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट बेसिकली करके आ रहे हैं, देखिए एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको इस जगह से इस जगह तक कोई एनर्जी आपको ट्रांसफर करनी है, तो आप यहाँ से उठा के कोई चीज थ्रो कर दीजिए डायरेक्ट, और नहीं तो क्या कीजिए कि यहाँ से इसको ट्रांसफर कीजिए, फिर यहाँ से इसको ट्रांसफर कीजिए, यहाँ से इसको ट्रांसफर कीजिए, यहाँ से इसको ट्रांसफर कीजिए, फिर लास्ट में फाइनली एनर्जी पहुंच गई आपकी एंड तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बीइंग ने अभी भी कुछ नहीं किया है, देखा जाए तो बस केवल यही किया है कि आप बस केवल इतना ही जान रहे हैं कि कोई चीज या तो थोड़े थोड़े, तभी बोलते हैं ना यूनिटी इज द मींस बेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, यूनिटी रखिए आप जानबूझ के, तो इसीलिए बोला जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें किसी को ट्रांसफर करते जाइए, इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और आपका फाइनली एंड पे जाके अब्सॉर्ब हो जाएगी। तो ये बेसिकली देखिए कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज में आप उठा के देख लीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, और नहीं तो आप सर्च करके देखिए गूगल पे, बिल्कुल ही करेक्ट है, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए, पूरी तरह से अपन प्रॉमिसिंग है कि हाँ वो सही है। तो इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन क्या है, लीनियर एलिमेंट है, बाइलेटरल एलिमेंट है, पैसिव है, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया कि हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वायर बहुत लंबा हो सकता है, बहुत ही हो सकता है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, हम रेजिस्टेंस से इंडक्ट अलग नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटेंस से इंडक्ट अलग कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस कुछ और है, यहाँ कुछ और हाइट होती है, यहाँ कैपेसिटेंस कुछ और हो सकता है हाइट चेंज हो रही है तो उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। और लम्प्ड पैरामीटर का मतलब ये हो गया कि जहां पे हम इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इन तीनों की वैल्यू को अलग अलग कर सकते हैं, वहां पे हम बोलेंगे लम्प्ड पैरामीटर हो गए। जैसे आपका ब्रेडबोर्ड हो गया, तो ब्रेडबोर्ड में मान लीजिए कि आपका इंडक्टेंस लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो बोलेंगे लम्प्ड पैरामीटर का एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड का ही हो गया। या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह या फिर कुछ भी जो छोटे छोटे जो भी आपके इलेक्ट्रिकल में सर्किट्स होते हैं उनको बोलेंगे लम्प्ड पैरामीटर। फैन हो गया, सब लम्प्ड पैरामीटर में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि आप वहां पे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज और लिखी है मैंने, एलसीआर। तो एल का मतलब होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम करेगी, बता दिया मैंने आपको कि वायर होता है, वायर में आपकी करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, उसी वजह से आपकी एनर्जी फ्लो होती है, दो वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है। और यही आपका अगर अपने पॉइंट का टर्न करेंगे तो हम जो डायरेक्शन शो करेगा इस एनर्जी के फॉर्म में शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैपेसिटर में इसी तरह से आप कह रही इसमें, हाँ। और देखिए कैपेसिटर में देखिए ऐसे ही, कैपेसिटर में ऐसी सेम चीज, कैपेसिटर में आपको बताया था कि मैंने डाइपोल्स बन जाते हैं, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के हिसाब से डाइपोल बन जाते हैं। तो उस हिसाब से जो बनते हैं डाइपोल वही आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म हो जाएंगे। और आर जो होता है आपका वो पूरी तरह से ओमिक लॉस होता है, ठीक है। दूसरा ट्रांसमिशन लाइन देखिए, एक ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस और केवी के हिसाब से दिखाते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, तीन तरह के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग भी एक तरह से डिस्टेंस के हिसाब से है, केवी के हिसाब से है, कितने केवी का है। मान लीजिए 50 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट है, 80 केवी की है तो उसको बोलेंगे मीडियम है। और 80 से लेकर रेंज देखिए यही होती है, 50 टू 80 और 80 टू 120 या 150 होती है, मैं भूल रहा हूँ, 120 या 150 होती है। तो इसके बीच तो बिलो 50 हो गई शॉर्ट, 50 टू 80 हो गई मीडियम, और 80 टू 120 या 150 के आसपास ये उसको बोलेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये केवी के साथ, सॉरी ये मतलब उसके हिसाब से होगी, केवी नहीं सॉरी किलोमीटर बोल रहा था मैं, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 120 किलोमीटर इसके हिसाब से होगा। और केवी के हिसाब से भी इसकी अलग अलग रेंजेस हैं। जैसे 400 केवी की लाइन है तो उसको बोलेंगे कि भैया ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। और आपका मतलब 100 केवी के अंदर है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, 100 टू 400 है तो उसको बोलेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। तो डिपेंड करता है कि हर 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 कंट्री के अलग अलग मानक हैं और हर कंट्री के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, किस फॉर्म में ये लोग यूज करना चाह रहे हैं। ऐसा कोई बेसिकली वो वैसा नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट यही होगा तो ये शॉर्ट मीडियम होगा। जनरली इंडिया मान रखे हैं कि हाँ ठीक है,
400 केवी वाली मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, या 765 केवी है तो भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उससे ऊपर है तो फिर 765 तो ऊपर इंडिया में है ही नहीं, 765 भी नहीं है वैसे तो ये चीज है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए टाइप्स में देखिए ट्रांसमिशन लाइन, देखिए टाइप्स क्या क्या होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, यही 3 टाइप्स हैं, आप कहीं उठा के देख लीजिए, सब जगह बुक में यही दे रखा है, तो यही 4 टाइप्स होते हैं। देखिए कोएक्सियल केबल, तो देखिए इसमें कर क्या रहे हैं, 2 केबल के बीच में एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे अब वोल्टेज सोर्स अपन ने कनेक्ट किया, एनर्जी जाएगी यहाँ से और केबल के अंदर जाएगी, और जो बीच का जो ये पार्ट है ये हमेशा ऐसे मतलब डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे, तो एक तरह से पैरेलल प्लेट की तरह यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे देखिए पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे एक एनर्जी जा रही है, दूसरी तरफ से वापस आ जा रही है, हमेशा रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, करंट हमेशा रिफ्लेक्शन यूज करता है, तो देख लीजिए फिर यहाँ भी ऐसी पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है। दूसरा माइक्रो स्ट्रिप लाइन है, तो माइक्रो स्ट्रिप लाइन में भी एक लाइन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे दूसरी डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं। फिर जो लास्ट वाला है वो अनबैलेंस लाइन है, अनबैलेंस लाइन कहने के लिए कुछ नहीं है, इसको कुछ और किसी और नाम से बोलते हैं। तो ये भी आपका बेसिकली यही है कि हाँ एक लाइन दूसरे में जा रही है, दूसरी लाइन से आपकी एनर्जी फॉर्म होकर वापस आ जा रही है। अब देखिए बेसिक सर्किट तो अपन ने बता दिया, तो अब देखिए बेसिक सर्किट पे डेरिवेशन है, जिसमें हम गामा की वैल्यू निकालते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं जिसको अटेन्यूएशन फैक्टर बोलते हैं, और लास्ट वाला जो बीटा बोलते हैं उसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। तो नाम से देखिए, नाम आपका नाम से समझिए, अटेन्यूएशन का मतलब कोई चीज नॉन जीरो से लेकर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, बीटा का मतलब कोई फेज चेंज हो रहा है। तो कौन बोल रहा है, आवाज मत कीजिए बिल्कुल। देखिए फिर उसके बाद से देखिए, अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये है, मान लीजिए कोई भी लाइन है, तो जैसे देखिए हाँ देखिए यहाँ पे जाइए, देखिए अब सर्किट बनाया था अपन ने, ये बेसिक सर्किट बनाया था इसका। अब क्या है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रही है, तो करंट क्या क्या किस में जाएगी, पहले इंडक्टर में जाएगी, फिर रजिस्टर में जाएगी, फिर वापस ये कंडक्टेंस में आएगी, फिर कैपेसिटेंस में आएगी। तो नॉर्मल अगर केवीएल अप्लाई करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर नॉर्मल एक जो छोटा सा अपन सर्किट का यूज करें पूरा, तो देखिए V1 वोल्टेज अगर यहाँ है और V2 वोल्टेज अगर यहाँ है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, V2 माइनस V1 इक्वल टू ये पूरा का पूरा ड्रॉप होगा। तो इंडक्टर में जो ड्रॉप आता है कितना आता है, LdI/dt आता है। जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप आता है वो कितना, IR आता है। लेकिन लेना आपको स्मॉल लेंथ है, इसलिए स्मॉल लेंथ करें, केवल इस सर्किट यूज कर रहे हैं, इसी सर्किट को इंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं, इंटीग्रेट मतलब कि बढ़ाते चले जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में जो लोड आ रहा है वो एब्जॉर्ब होगा, तो छोटा पार्ट यूज करेंगे, उसी छोटे छोटे पार्ट को कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो ये फिर जाते जाते आगे बड़ा हो जाएगा। ऐसा है, तो ये चीज है बेसिकली, तो यही कॉन्सेप्ट देखिए हर जगह यूज कर रहे हैं। देखिए डेरिवेशन में भी ये यूज किया है इन्होंने। तो देखिए ना, V2 माइनस V1 इक्वल टू LdI/dt, तो V2 इक्वल टू V1 माइनस डेल्टा एक्स जो होता है चेंज होता है, डेल्टा एक्स इज द नोन एज द चेंज इन एनी क्वांटिटी, तो देखिए यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ जो यूज करेंगे अपन डेल्टा एक्स यूज करेंगे, यहाँ भी डेल्टा एक्स यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो इसी चीज को यूज किया है, तो डेल वी बाई डेल एक्स डेरिवेशन करेंगे आप, तो V2 माइनस V1 को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो ये चीज होगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। देखिए आप अभी सिग्नल सिस्टम आगे पढ़ेंगे, तो लाप्लास होता है, फोरियर होता है और जेड होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होता है कि रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट को डिस्कस करता है। फोरियर क्या करता है आपका कि इमेजिनरी में केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म को डिस्कस करता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस ओनली मींस कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म ऑफ एनी सर्किट, ठीक है। उसके अलावा जेड जो होता है वो आपका डिस्क्रीट वैल्यू को यूज करता है। तो कोई भी सिग्नल, चाहे आपका जिस फॉर्म में भी सिग्नल हो, उसको हमेशा हम लाप्लास, फोरियर और जेड ट्रांसफॉर्म में ही यूज करते हैं। आगे सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लाप्लास, और देखिए वहां भी यही है, इमेजिनरी यूज कर रहे हैं। और एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, इमेजिनरी और रियल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज रियल है तो वो एक्स एक्सिस पे है, और अगर कोई चीज इमेजिनरी है तो वो वाई एक्सिस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट भी है उसका और इमेजिनरी पार्ट भी है। यही चीज मैं बता रहा था। देखिए डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या है कि उसी डायरेक्शन में उसी का प्रोजेक्शन है, तो उसका मतलब वो 2D प्लेन में है, और क्रॉस प्रोडक्ट है हमेशा वो इमेजिनरी प्लेन में है, और उसका जो आपका जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन आ रहा है वो परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो ये इससे बेसिकली देखिए ये इसका एडवांटेज है कि आप जो रियल और इमेजिनरी अभी तक पढ़ते हैं, तो जैसे अभी कैरेक्टरिस्टिक अपन ने डिस्कस की, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए ना लीनियर आ रही थी, रेजिस्टेंस की, कैपेसिटर और इंडक्टर की ऐसे आ रही थी, तो वोल्टेज वर्सेस टाइम अप जो कर्व बना रहे थे, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, सॉरी वोल्टेज वर्सेस करंट बना रहे थे, तो वोल्टेज और करंट, तो जो जो भी एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वो रखते हैं जिसकी वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए वोल्टेज की वजह से कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो करंट इधर प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए कि करंट लीडिंग है, तो इसको बोल देंगे कि हाँ 90 डिग्री लीडिंग है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आपका ये हो गया, मान लीजिए इसको बोलेंगे कि हाँ ये एक तरह से कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें आपका करंट लीड कर रही है 90 डिग्री, और दूसरा जो आपका 90 डिग्री लैग है वो उसको बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट हो गया, और जो सेम प्लेन में है वो उसको बोलेंगे कि हाँ उसी सेम प्लेन में, तो वी और आई का सेम रिलेशन
है ना, तो उसको रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। तो हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी ड्रॉ होती है, जैसे कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्लिपर और क्लैंपर का सर्किट बना के बताइए, कैसे बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक का। तो आप देखिए ऐसे मत पूछे कि क्या एग्जैक्टली बनाना क्या है, आप ये पूछे कि सर उसमें ये चीज नहीं समझ में आई डायरेक्टली। तो जो आप सर्किट बनाएंगे हमेशा उसका रिलेशन होगा किसी न किसी, एक इफेक्ट की वजह से ही दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि एक इफेक्ट की वजह से दूसरा इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो। तो जो बेसिक्स है उस पर आप ध्यान दीजिए, उसी के थ्रू ही कोई चीज आगे बढ़ती है। तो देखिए यहाँ से जानबूझ के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपन ने कन्वर्ट किया। अभी तक ये पूरी की पूरी चीज टाइम डोमेन में थी, इसको अपन ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपन ने कन्वर्ट किया, तो फिर देखिए कुछ नहीं किया है, डेल्टा वी बाई डेल एक्स को स्मॉल पॉट ले लिया है, तो डेल वी बाई डेल एक्स हो गया है। फिर उसके बाद से ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप सर्च कर लीजिए, कहीं मिल जाएगा ये। तो सिग्मा जो आपका होता है रियल पार्ट होता है, और ये जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल वाला पार्ट आप जीरो कर देंगे तो बस केवल इमेजिनरी पार्ट पड़ेगा। तो हम जानबूझ के यहाँ केवल इमेजिनरी एक्सेस के लिए डील कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपोनेंट कौन सा चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट वाला चाहिए। रियल वाला तो हम डॉट से निकाल ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने इमेजिनरी पार्ट यूज किया, तो जब आप डेरिवेशन करेंगे फाइनली, तो डेल्टा वी बाई डेल एक्स आएगा। और देखिए इस चीज को अपन जेड लिख सकते हैं, इम्पीडेंस की वैल्यू है, और आई इसको ऐसे लिख दिया। तो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन में जितना भी वोल्टेज आपका यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, जो भी आपका वोल्टेज, जो भी मान लीजिए कुछ भी फ्लो हो रहा है। सॉरी शेयर में गलत हो गया, फिर इस पे जाते हैं। हाँ देखिए, जो भी आपका वोल्टेज है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जितना भी प्रोवाइड हो रहा है, उसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आया कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक गए कितना आया, फिर आगे आ गए तो कितना हुआ, फिर आगे गए तो कितना हुआ, फिर आगे गए तो कितना हुआ। तो ये आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये चीज है, तो इसीलिए देखिए डेरिवेशन को हम इसीलिए कर रहे हैं, और इसका कोई बेसिक मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या आ गया कि वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आप करंट का भी निकाल लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा, आप मुझसे बता दूंगा मैं आपको। तो डेल्टा वी बाई डेल एक्स आएगा, तो माइनस वाई इंटू वी यानी कंडक्टेंस। देखिए वी इक्वल टू आई आर होता है। तो देखिए अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, जो वोल्टेज ड्रॉप था वो आई आर के फॉर्म में लिखा था अपन ने, लास्ट में जो डेरिवेशन करते करते आए तो डेल्टा वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस जे इंटू वाई आ गया। इसी को इंटीग्रेट कर देगा तो वी इक्वल टू आई इंटू जेड हो जाएगा। बात वही है। तो ये देखिए वी इक्वल टू आई आर से स्टार्ट किया था, वी इक्वल टू आई आर को वापस आ गए। फिर ऐसे देखिए यहाँ भी अपन देखिए, अपन फाइनल देखिए यहाँ क्या आ रहे हैं, आई इक्वल टू डी वाई जेड होता है। डी वाई जेड तो एडमिटेंस है, एडमिटेंस को वाई इक्वल टू वन बाई जेड होता है। तो वाई इक्वल टू वन बाई जेड होता है, तो वी इंटू वाई लिख सकते हैं। तो अपन देखिए लास्ट में फिर वहीं आ जा रहे हैं, आई इक्वल टू वी वाई, सॉरी वी वाई, हाँ वी वाई जेड पे आ जा रहे हैं। आई इक्वल टू वी वाई जेड पे वापस आ जा रहे हैं, यानी कि वी इंटू वाई पे आ जा रहे हैं। फाइनली जो और रिलेशन आ रहा है वी इंटू वाई के फॉर्म में आपका ये आ जा रहा है। तो डेरिवेशन इसका मतलब यही है। फिर इसको देखिए क्या कीजिए, दो बार इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसी चीज को आप दो बार इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर बाई वी बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जेड इनटू डी आई बाई डी टी। क्योंकि देखिए करंट और वोल्टेज ही विद रिस्पेक्ट टू आपका मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो डेल्टा भी जो है ये चेंज हो रहा है, तो डेल स्क्वायर बाई वी दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड इनटू डेल आई बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो डेल आई बाई डेल एक्स हो जाएगा, तो डेल आई बाई डेल एक्स की वैल्यू उठा से यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ रहा था माइनस वाई इंटू वी, यानी कि माइनस जी प्लस जे ओमेगा इंटू वी। तो ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, हम देखते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा लिख रखा है इसके यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये आपकी वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को डेल स्क्वायर बाई वी को बोलते हैं अपन। देखिए यहाँ पे डेल स्क्वायर वी वाई को मतलब कि चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और वाई स्क्वायर वी, तो वाई स्क्वायर वी मतलब देखिए ना, वी प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है, एक चेंज इन वोल्टेज है और डबल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है, और दूसरा आपका वोल्टेज है। तो जो वाई है आपका, इसी को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, कितना प्रोपोगेट हो रही है कोई चीज। और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अल्फा प्लस जे बीटा आ जाता है। तो अल्फा वाला पार्ट आपका रियल हो जाता है और बीटा वाला पार्ट आपका इमेजिनरी हो जाता है। अल्फा वाले पार्ट को हम बोलते हैं अटेन्युएशन फैक्टर, कि कोई भी चीज कितनी इंक्रीज हुई, वेवफॉर्म में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ। देखिए हमेशा हम वेवफॉर्म हमेशा साइन वेवफॉर्म में यूज करते हैं, सारी रिसर्च इसी के हिसाब से चलती है। इसके अलावा कोसाइन और साइन, साइन और कोसाइन, इसके अलावा हम कोई वेवफॉर्म यूज ही नहीं करते हैं। चाहे वो बीजेटी देख लीजिए, मॉसफेट देख लीजिए, बार बार मैं देख रहा हूँ। देखिए बेसिक वही अभी भी है, रजिस्टर्स, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस में भी अगर अगर आपकी वेवफॉर्म साइन नहीं रहेगी तो उसके अलावा कुछ रहेगी, तो फिर मामला आपका ऐसा है कि हम उसको क्या करेंगे कि ये कोसाइन वेवफॉर्म बनाई मैंने और दूसरा साइन वेवफॉर्म बनाई। तो इसीलिए हम मैथमेटिक्स में साइन और कोसाइन एनालिसिस करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तीसरी चीज लास्ट में आती है डीसी। तो डीसी वेवफॉर्म, डीसी अभी सबसे ज्यादा लो लेवल एप्लीकेशन पे, ये हायर एप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं है डीसी, इसलिए हम डीसी यूज नहीं करते। जनरली हम एसी का ही यूज करते हैं हर जगह। तो तो फाइनली आपका देखिए y इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा आ गया। तो जे बीटा जो अल्फा जो है वो रियल पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन अटेन्युएशन फैक्टर, कि कितनी कोई चीज इंक्रीज हो रही है और कितनी उसी हिसाब से कोई चीज डिक्रीज होती चली जा रही है। बीटा का मतलब ये हो गया कि उसको हम बोलेंगे
कि बीटा आपका फेज कांस्टेंट है। फेज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज किसी चीज के रिस्पेक्ट में कितना लैगिंग या लीडिंग है उसको हम बोलते हैं फेज से डिनोट करते हैं। अगर हिंदी में बोले तो सीधा इसका मतलब ये हो गया कोई वेव फॉर्म आपकी जितनी आपने वोल्टेज वेव फॉर्म दी थी ये वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई। अब जो इसके हिसाब से जो करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए वो हमेशा इसी के रिस्पेक्ट, अगर देखिए रजिस्टिव सर्किट तो वेव फॉर्म यहीं से स्टार्ट होगी तो सेम फेज में है, मतलब V इक्वल टू अगर आई आर आएगा, V इक्वल टू आई आर अगर आएगा तो जो पावर आएगी पावर ऑफ P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आएगा। तो इसका मतलब कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो आपकी पूरी एनर्जी जो पूरी तरह से ट्रांसफर हो जा रही है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। लेकिन अगर मान लीजिए डिफरेंस है, अगर मान लीजिए कि अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म आपकी ये है और करंट आपकी लीडिंग प्रोड्यूस हो रही है या लैगिंग प्रोड्यूस हो रही है तो हमेशा उसमें डिफरेंस आएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं उस चीज को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि जितनी भी पावर एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए लोड पे। तो बेसिकली देखिए ये है बेसिक फंडा इसका। फिर देखिए सो अब ये देख लीजिए, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, फिर इसके बाद कुछ है भी नहीं। मान लीजिए हाँ ये देख लीजिए कि ये देखिए क्या है कि आपका ये बेसिकली हम वो बनाते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन हमारी। तो ट्रांसमिशन लाइन देखिए सोर्स क्या क्या होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, इसकी वजह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में होते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसमीटर और ऑसिलेटर हमेशा इसी वाले पढ़ते हैं कि हम इसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं पावर को। ट्रांसमीटर ऑसिलेटर आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा ट्रांसमीटर क्या काम करता है, ऑसिलेटर इतना क्या करता है, किस तरह से वेवफॉर्म को। लेकिन लो लेवल डिवाइसेज हैं, हमेशा लो लेवल डिवाइसेज में फॉर्म करते हैं। बीच में देखिए आपकी ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन लाइन चार टाइप डिस्कस कर दिए अपन ने, कोएक्सियल केबल, टू वायर पैरेलल प्लेट, माइक्रो स्ट्रिप और वायर और एवं कंडक्टर प्लेट। तो ये चार हैं। तो बेसिकली उनका ही फंडा भी ये देखिए एनर्जी स्टोर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी स्टोर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से आपकी ट्रांसमिशन काम करती जाएगी। और लास्ट में जो आता है लोड आता है। लोड तीन देखिए, फैक्ट्री लोड हो सकता है। तो फैक्ट्री वाले जो अपन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, फैक्ट्री हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, या फिर लो लेवल जो भी मतलब केवी में अगर बात करेंगे तो फिर वो इसके लिए इलेक्ट्रिकल वाले इसको पढ़ते हैं। तो एंटीना और अपन ऑसिलोस्कोप अपन इसी वाले पढ़ते हैं कि एंटीना और ऑसिलोस्कोप कैसे थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव कर रहे हैं और कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। बेसिकली देखिए इसका यही यूज है, तो और कुछ नहीं है। दूसरा देखिए एक चीज और है, एक टॉपिक और रह गया इसमें। देखिए ट्रांसमिशन लाइन का छोटा सा ही है। तो इसमें देखिए क्या है कि अनगाइडेड और गाइडेड। तो हम जो यूज कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन गाइडेड है। मैंने बताया ना फिजिकल मीडियम, इट इज अ फिजिकल मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू वन मींस वन एंड टू अदर एंड। तो इट इज जस्ट अ फिजिकल मीडियम। तो ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरह से फिजिकल मीडियम है। तो इसी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से लेकर वहां तक, तो इसीलिए गाइडेड वेव फॉर्म बोलेंगे कि ये गाइडेड है। और अनगाइडेड और गाइडेड है मतलब बाउंडेड है। कोई भी चीज देखिए गाइड की जाएगी तो बाउंडेड ही होगी। आप अभी सिग्नल सिस्टम में बढ़ेगा तो उसमें आपको समझाया कि बाउंडेड कौन से कर्व होते हैं, अनबाउंडेड कौन से कर्व होते हैं, आपको समझ में आएगा बाद में। थोड़ा सा ठीक है, अभी आप नॉर्मली समझ लीजिए। और अनगाइडेड का मतलब होता है कि अनबाउंडेड वाइड रेंज, जैसे टेलीफोन वगैरह या फिर टीवी रेडियो रिसीशन, ये सब है कि मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई तो उस तरह से ये रिसीव कर रहे हैं। तो ये अनगाइडेड फॉर्म में हो गई, अनबाउंडेड फॉर्म में हो गई। और गाइड का मतलब फिजिकल मीडियम यूज कर रहे हैं, तो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो ये चीज है बेसिकली सोर्स से लोड के बीच में। तो देखिए बाई वन और मोर कनेक्टिंग टू द लाइन या फिर टू एवरीवन। इट कैन देखिए आप टेलीफोन वगैरह बगल में आपके दोस्त है या फिर 2 3 4 5 लोग हैं, जितने लोग यूज करते जाएंगे नेटवर्क आता जाएगा और लोग यूज करते जाएंगे। लेकिन हाँ इसमें क्या है कि जैसे टेलीफोन लाइन है उसमें एक आदमी एक ही यूज कर सकता है, टैपिंग कर करके आप उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल मीडियम के थ्रू है, ऐसा है। तो ये है बेसिकली देखिए ट्रांसमिशन लाइन। अब इसके अलावा क्वेरीज पे आ जाते हैं, आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए। एक एक करके अपनी वो ऑन कीजिएगा और पूछते जाइएगा क्वेरीज अगर आपको कुछ पूछनी है तो। पूछिए, सब सो गए क्या? नहीं सर, जगे हुए हैं। हाँ तो जो जगह पर क्वेश्चन पूछे, कुछ पूछना है तो माइक वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। मनीष पूछो। क्लियर है सर। नहीं तो पूछो, पूछना है तो क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम। पता नहीं क्या तुम लोग डायपो वाला क्वेश्चन दिए थे, मैंने बोल दिया था बी है, कुछ गलत हो गया था, पता नहीं या नहीं पता, लेकिन ध्यान नहीं दिया था, मैंने ऐसे ही कर दिया था। तो ठीक है, अगर तुम लोगों ने अच्छा किया था तो मैंने सही था, लेकिन तो ध्यान नहीं दिया। अगर होगा डेरिवेशन तो कर देंगे। बाकी कुछ इसके कोई अलावा बात पूछना है नहीं तो। सर, क्लियर है सर। ओपन लूप क्लोज लूप में आपको डिफरेंस पता है कैसे होता है? ओपन लूप इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन, देखिए ये सब चीजें दे रखी हैं। आप यूट्यूब के सोर्स से जाइएगा, मैंने आपको शेयर किया था। अगर आप उसके थ्रू जाइएगा तो आपको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़े बहुत भी होंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और कोई पूछे? आशीष, सौरभ। हेलो सर, ठीक है सर, मतलब क्लियर है ऑल। पक्का? अगर कुछ पूछना है तो पूछो सौरभ, अगर कुछ भी जैसे ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं क्लियर है, आर यू ओके? यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं, पुष्पांजलि जी पूछिए। क्लियर है।
पक्का श्योर? ऑडियो क्लियर आ रही थी कि नहीं आ रही थी? यस यस सर। सर। वो तो नहीं खड़बड़ 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 बोलता चला गया, वो तो चल रहा था खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, मैं समझ रहा था ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान सुने होंगे जिसके ऑडियो क्लियर होगा तो लगभग मैंने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। देखिए ऐसा है। यस सर, आप बारीकी से ध्यान देके ही तो कर रहे थे इसलिए तो। अच्छा मोनी कुमारी जी बताइए, कुछ पूछना है तो। सर क्लियर है सर। क्लियर है? आकांक्षा जी पूछिए। सर क्लियर है। और अस्मिता जी बताइए, कुछ पूछना है तो। शर्माइए मत, कोई चीज आपको अगर लगता है कि नहीं समझ में आया, सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसी सब्जेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगता है ना कि सब्जेक्ट में ये डाउट था और ये चीज नहीं क्लियर हुई, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, पूछिए। अपन पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हैं, विश्वास मानिए, अपन बता देंगे, थोड़ा बहुत तो हिंट कर ही देंगे आपको, ऐसा है। सर अभी खत्म तो नहीं हुआ है ना सर? नहीं खत्म नहीं हुआ, चलता रहेगा। बहुत सारे नोट्स आपको शेयर किए, खूब सारे नोट्स भेजे हैं मैंने, तो आप लोग बोल रहे थे कि सर गूगल पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप उससे उठा के पूछिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टोक्स थ्योरम नहीं समझे, कुछ नहीं है, तो आप उससे पूछिएगा। अगली बार डाउट रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो आप पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बताइए श्रुति जी। यस सर, जो बचा हुआ है ना सर, वो अगला डाउट पूछ लेंगे सर। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी अपने क्वेराइज नहीं हो पाता। नहीं, एक बार को सबसे पूछ लें। श्रुति जी बताइए। आवाज नहीं जा रही लग रहा है पे। क्लियर है सर। क्लियर है? सैजल जी बताइए। सर क्लियर है। हयात जी बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। हेलो हयात जी बताइए। हयात अली, आवाज नहीं जा रही है। लगता है सर। उमा उमा सिंधुजा जी बताइए। उमा जी बताइए। रश्मि बताइए। रश्मि जी बताइए। सर क्लियर है। क्लियर है? कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर्ष रंजन जी बताइए। सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जैसे कि सर आप जो पूरा डिस्कस किए उसमें किस मतलब क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? में पूछेगा प्रोपगेशन कांस्टेंट का डेरिवेशन बताइए, r प्लस जी ओमेगा एल और g प्लस जी ओमेगा सी, y इक्वल टू अंडर रूट में r प्लस जी ओमेगा एल और g प्लस जी ओमेगा सी आ रहा है, उसका डेरिवेशन पूछते हैं, उसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं। बाकी इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस वगैरह आगे का टॉपिक है। लेकिन देखिए ये Yes. इसका मतलब ये था कि आप बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए कि हम यूज क्यों कर रहे हैं टेक्निकल लाइन, या फिर हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कूदे क्यों कर रहे हैं इंजीनियरिंग। Yes. पहले तो ये तो समझिए Yes. एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, एनालॉग पढ़ रहे हैं, डिजिटल पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। केसीएल अपन ने ईयर में तो क्यों पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े तो क्यों पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये बेसिकली है कि इंजीनियरिंग में ये एप्लीकेशन है। साइंस का मतलब ये है कि हम यूज कर रहे हैं सारी चीजों को, ये इसका बेसिक सिग्निफिकेंस है। तृप्ति जी बताइए। तृप्ति जी बताइए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। और बताइए नेक्स्ट और क्या है? निरंजन जी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, सब क्लियर है। अच्छा बताइए, कुछ डाउट है तो। नहीं सर, क्लियर है। प्रॉब्लम रहने पे पूछ ही लेंगे सर। हाँ ठीक है, पूछ लीजिएगा। अभिषेक जी बताइए, कोई डाउट है? सर अभी कोई डाउट नहीं। अच्छा ठीक है, वो बात कुछ आप पूछ लीजिएगा, पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोमल जी बताइए, कोई डाउट है तो। सर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है। पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस के बारे, लेकिन बहुत ज्यादा मत पूछेगा, ऐसा भी साइंटिस्ट नहीं है अपन, छोटा मोटा बता देंगे। नो सर, जैसे गोली सब लगने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, तो वैसे वायरस सबसे बचने के लिए कोई जैकेट क्यों नहीं हो सकता है, उसको बना सकते हैं ना। लेकिन साइंटिस्ट नहीं होंगे, लेकिन इंजेक्शन किया है, इंजेक्ट की है तो म्यूटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर किया है, प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे फर्क किया है। देखिए डीएनए आरएनए पूरी तरह से न्यूक्लियस बेस्ड पे है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ एंटीडोट। हाँ, तो हिंदू पे द हिंदू का आर्टिकल दे रखा होगा, उसमें जाके यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है पूरे टाइम पता चलता रहेगा कि बेसिकली है क्या, कोई भी कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, कोई भी चीज कैसे आ रही है, आपको पता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक दो न्यूज़पेपर का आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए बैठ के, क्योंकि आपको बहुत फायदा है इसका। ये इसका भी फायदा नहीं बता रहा हूँ, जब आप पास आउट होंगे फिर आपके व्यूज इससे खुलेंगे। एक तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश किसी में कर लीजिए, और न्यूज़पेपर तो पढ़िए ही पढ़िए। अभी तो कोरोना चल रहा है, मान लीजिए बहुत जगह डिलीवरी नहीं हो पा रही, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़िए। बिना न्यूज़पेपर के आप पूरी तरह से वैसे हैं कि
होता है ना, बहुत बालक है, केवल वही पढ़ के नहीं काम चलेगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। इसलिए मैं देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको कहीं नहीं, वो तो मान लीजिए प्रोफेसर वाले ग्रुप में आता है, फिर सर फॉरवर्ड करते तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, या सौरभ सर लोग या कोई फॉरवर्ड करते तो मैं कर देता हूँ। लेकिन आप इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा इससे। मनीष जी बताइए, कुछ पूछना है तो। नो सर, सब क्लियर है अभी। मनीष का नंबर फिर आ गया। शिवप्रिया जी बताइए। कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा मृणाल जी बताइए, मृणाल और गुलशन कुमारी जी बताइए। तो क्लियर है। गुलशन कुमारी जी बताइए। सब एक के पीछे एक पद, ऐसा हो नहीं सकता कि डाउट ना है यार, ऐसा भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मैं कि डाउट है, डाउट तो आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वैसा है। सर सर एक प्रॉब्लम था, जैसे सर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसको हाफ एल आई स्क्वायर को डिराइव करते हैं ना, तो उसमें सर हम लोग को इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों डिराइव करना होगा। हाँ, दोनों डिराइव करना होगा। डेरिवेशन दिए ना, सोलेनॉइड टोरॉइड क्या है, वो तो नाम है, देखिए ना, तो वायर को फॉर्म करके बनाया, उसी में अगर दूसरा अगर कुछ मीडियम सर नहीं, जैसे उसमें जैसे टॉपिक है ना एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तो बस हाफ एल आई स्क्वायर होता है ना, तो उसमें दोनों डिराइव, तो दोनों देना होगा। हाँ, दोनों देना पड़ेगा, वो आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ और है, लेकिन बेसिकली क्या है कि वो हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, उसको दूसरे तरीके टोरॉइड बना रहे होंगे, तो कुछ और मीडियम एक्स्ट्रा बना रहे होंगे, टोरॉइड के फॉर्म में कर रहे हो, कुछ नहीं है उसमें। ओके सर। सेमेस्टर में ठीक सर है, लेकिन तो आज तक नहीं पूछा। अरे नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, वो आपके टॉपिक का ही एक्यू में नहीं पूछा है ना, एक्यू में दोबारा कभी भी आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, इस बार हम लोग भी तो आए हैं, पेपर बनाएंगे, बनाने का मौका मिलेगा तो बनाएंगे जरूर, ऐसा है, तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन अब देखिए बेसिक्स यही सब है, जो नोट शेयर किए हैं वो नोट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन वो पता है बहुत अच्छे नोट्स हैं। देखिए मेरा मैसेज ये नहीं था कि मैं अपनी राइटिंग में लिख के दूं, लेकिन हाँ ये जरूर कीजिए कि पता है क्या, आप सोर्सेज ज्यादा अवेलेबल, ज्यादा यूज कीजिए। मैं केवल ईएफटी सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ। आप एज ए स्टूडेंट आपके पास इतना टाइम है ना कि आप मतलब बहुत ज्यादा टाइम यूज कर सकते हैं, बाद में देखिए पढ़ने लिखने को मतलब नहीं रह जाता, 8-10 साल बाद कोई पढ़ने लिखने का मतलब नहीं होता, बीटे बीटे पास हो जाएगा आप, तो भी आप क्या कीजिए, मल्टीपल। कोई डाउट नहीं किसी के पास, इसका मतलब क्लासेस एंड की जाए। सर 1 मिनट, एक प्रॉब्लम था। बोलिए। सिग्नल सिस्टम का है। सिग्नल सिस्टम आप लोग सब्जेक्ट कहाँ पढ़ रहे हैं क्या सिग्नल सिस्टम? सर 6th सेमेस्टर है ना। पूछिए। सर ये फंक्शन जो हम लिखते हैं किसी भी सिग्नल का, तो यूनिट स्टेप है। सिग्नल में सर प्रॉब्लम था। सर ut इक्वल्स क्या है? टू 1 होता है जब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या t ग्रेटर देन 0 पे। देखिए t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे 1 होगा ना उसकी वैल्यू। जो यूनिट स्टेप होता है आपका, यूनिट स्टेप एक सिग्नल, देखिए यूनिट स्टेप एक बेसिक सिग्नल है, उसी सिग्नल को यूज करते हुए हर जगह यूज करते हैं इसको, बस एक लीनियर फॉर्म है जिसको यूज कर रहे हैं। तो t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, पूरा शायद t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है शायद। यूनिट स्टेप ऐसे तो फॉर्म करते हैं ना शायद, यूनिट स्टेप सिग्नल ऐसे तो बनता है। यही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था। वो दिख रहा है ना, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे होगा ना ये। यस सर। हाँ सर। देखा हाँ। आपको? हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे होगा ये, है क्योंकि इक्वल भी 0 हो रहा है और ग्रेटर देन, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि केवल ut ही है, u ऑफ माइनस t भी है। तो u ऑफ माइनस t बनाएंगे ना तो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब u ऑफ माइनस t भी प्रूफ है, देखिए बनाया मैंने इसका डायरेक्ट डायग्राम, ये u ऑफ माइनस t हो जाएगा ये। रिवर्सल। तो देखिए इसको ऐसे सुनिए, ऐसे समझिए, देखिए स्टेप, रैम, पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसे करके 4 सिग्नल होते हैं। स्टेप सिग्नल होता है, रैम सिग्नल होता है, पैराबोला होता है, फिर हाइपरबोला होता है। जैसे आपने मैथ में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद से आपका क्या नाम है, सर्किल आएगा, फिर एलिप्स आएगा, फिर ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। तो बेसिक अभी भी वही है, एक सिग्नल इंक्रीज करते जा रहा है, एक सिग्नल के हिसाब से बढ़ाते जा रहा है।